हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं सव्यसाची साई एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं सव्यावचन में। तो आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो पहला चैप्टर था हम लोगों ने पढ़ा था या देखा था, तो उस चैप्टर के सक्सेसफुली आप लोगों का प्यार मिलने के बाद हम अभी कार्बोहाइड्रेट को पार्ट 2 में लाए हैं। और इस चैप्टर को अगर आप और भी डिटेल स्टडी करना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहे। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए क्लिक कीजिए facebook.com/savyavachan.sv एंड instagram.com/savyavachan। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट का सीजन 2 सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने जाएंगे टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। टाइप्स ऑफ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक है होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमो मतलब सिमिलर और पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारा पार्ट्स, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल मोनोमरिक यूनिट जो है वो बार बार रिपीटेशन फॉर्म में और लंबा चेन बनाता है। इसे हम लोग कहते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। इसका कुछ एग्जांपल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, ये जो येलो कलर का स्ट्रिंग है कंप्लीटली एक एक स्ट्रिंग, एक बीड्स जो है, ये बीड्स ग्लूकोज का बीड्स है या किसी भी मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का बीड्स है जो एक ही मोनोमरिक यूनिट जो है वो बार बार रिपीटेशन फॉर्म में आया हुआ है। अब आते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड में क्या है, वही मोनोमरिक यूनिट जो है वो 2 और ज़्यादा, 2 या फिर 2 से ज़्यादा, और वो भी क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमरिक यूनिट उसमें प्रेजेंट रहेंगी, जैसे पेप्टाइड और ग्लाइकन में। आप इस पिक्चर को स्टडी कीजिए तो आप इसको देख पाइएगा। ये है हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है। तो इसमें क्या है, आप एक बीड्स देख पा रहे हैं ब्लू कलर का, एक बीड्स है ऑरेंज कलर का और एक बीड्स है ग्रीन कलर का। तो ये तीनों जो है अलग अलग 3 मोनोमरिक यूनिट को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। तो जैसे मैंने कहा था कि 2 या उससे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स, जैसे यहाँ पर 3 अलग अलग डिफरेंट मोनोमरिक यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसी के साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी स्टडी करेंगे। एग्जांपल्स में हम बेसिकली स्टार्च और ग्लाइकोजन को यहाँ पर स्टडी करेंगे, क्योंकि ये दोनों जो मोनोसैकेराइड है, होमोपॉलीसैकेराइड है, ये दोनों होमोपॉलीसैकेराइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको आगे और भी ज़्यादा हम लोग डीप स्टडी में ले सकते हैं। तो स्टार्च क्या है? स्टार्च ये प्लांट्स में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और उसके साथ क्या है, ये आपका इंट्रासेल्युलरली सबसे लार्ज क्लस्टर में अवेलेबल है और ये बहुत ही ज़्यादा हेवीली हाइड्रेटेड भी है। स्टार्च को हम लोग जब भी स्टडी करेंगे, इसमें हमेशा हमको याद रखना पड़ेगा कि इसका जो ग्लूकोज पॉलीमर है ये 2 टाइप का अवेलेबल है। इसका कितना टाइप है? 2 टाइप में ये अवेलेबल है। पहला टाइप क्या है? पहला टाइप है एमाइलोज। दूसरा टाइप है एमाइलोपेक्टिन। अब एमाइलोज क्या है? एमाइलोज जो है वो डी ग्लूकोज का रेसिड्यू है जो एक लॉन्ग और अनब्रांच चेन बनाता है, किसका? अल्फा 1,4 लिंकेज का, ठीक है। किसका चेन बनाता है? अल्फा 1,4 लिंकेज का ये एक चेन बनाता है, ठीक है। जो ये अल्फा 1,4 लिंकेज का चेन हम लोग कहाँ देखे थे? कुछ याद आ रहा है? अल्फा 1,4 लिंकेज का चेन हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने मैल्टोज का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट? एमाइलोज का मॉलिक्यूलर वेट ये लगभग 1000 से मिलियंस तक वेरी करता है। अब आते हैं हम एमाइलोपेक्टिन पे। एमाइलोपेक्टिन क्या है? ये एमाइलोज का कम्प्लीटली उल्टा है।
एमाइलोज को क्या मैंने बताया था कि ये लीनियर और अनब्रांच चेन है, मतलब इसमें कोई ब्रांच नहीं है। लेकिन एमाइलोपेक्टिन क्या है? एमाइलोपेक्टिन हाईली ब्रांच है, इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच है, मतलब जो भी लीनियर चेन फॉर्म करता है उसके साथ साथ ये ब्रांचेस भी बनाता जाता है, जिस कारण से क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई है, लगभग 200 मिलियन तक इसका मॉलिक्यूलर वेट चला जाता है। अब इसमें कौन कौन, अब ब्रांच है और लीनियर है, दो है, तो जाहिर सी बात है इसमें दो तरह के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। तो लीनियर है तो क्या है इसमें, पहला अल्फा 1,4 जो कि लीनियर फॉर्म करता है, और ब्रांच के लिए क्या है, ब्रांच के लिए है अल्फा 1,6। ये दो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है, मतलब लीनियर बॉन्ड जो है वो अल्फा 1,4 लिंकेज से चलता जाता है, और जो ब्रांच बनाता है वो अल्फा 1,6 लिंकेज से ब्रांच बनाया जाता है। और ये ब्रांच की दूरी कितनी होती है, ये ब्रांच का जो दूरी है वो तकरीबन हर 24 से 30 रेसिड्यूज में ये ब्रांच बनता जाता है। मतलब क्या है कि अल्फा 1,4 का लिंकेज के थ्रू से बॉन्ड बनता जाता है, जैसे ही 24 से 30 रेसिड्यू पार कर गया है उसके बाद एक अल्फा 1,6 का लिंकेज बनता है, जो फर्दर ब्रांच को फिर आगे कैरी फॉरवर्ड करता है। अब ग्लाइकोजन में और स्टार्च में क्या डिफरेंसेस है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हम लोग दो एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं। तो ग्लाइकोजन और स्टार्च में क्या डिफरेंस है, ग्लाइकोजन क्या था, स्टार्च क्या था, स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट्स, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्लांट्स। ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन एनिमल्स। ठीक है, सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि एनर्जी का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरेज फॉर्म है प्लांट्स में है स्टार्च, एनिमल्स में है ग्लाइकोजन। और ग्लाइकोजन इज समहाउ सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो क्या सिमिलर है, इसमें भी अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 का लिंकेज पाया जाता है। ठीक है, और इसमें भी ये ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज का ही सब यूनिट है। तो डिफरेंस किसमें है, अगर एमाइलोपेक्टिन स्टार्च में भी है और एमाइलोपेक्टिन जैसा ही कॉम्बिनेशन अगर मुझे ग्लाइकोजन में मिलता है, तो डिफरेंस क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है इसका रेसिड्यू। जैसे कि स्टार्च के एमाइलोपेक्टिन में क्या था कि हर 24 से 30 सब यूनिट रेसिड्यूज के सब यूनिट के बाद मेरा एक ब्रांच बनता था। ग्लाइकोजन में क्या है कि हर 8 से 10 रेसिड्यू के बाद एक ब्रांच बनेगा, जिस कारण से क्या है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट बन जाता है स्टार्च से। ठीक है, और ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में इसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर की वजह से सबसे ज़्यादा पाया जाता है लीवर में और उसके बाद स्केलेटल मसल्स में। और इसी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के कारण क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ये सेवरल मिलियन तक बढ़ जाता है। कितना, सेवरल मिलियन तक ये आगे और बढ़ जाता है इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब थोड़ा इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करेंगे। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से आप लोग स्टडी कीजिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन तीनों को डिस्क्राइब करता है। पहला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये एमाइलोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जैसे कि ये क्या मैंने क्या कहा था, ये अल्फा 1,4 लिंकेज है। ठीक है, अब अल्फा 1,4 लिंकेज है, इसमें देख रहे हैं 1 पहला मोनोसैकेराइड यूनिट का 1 पोजीशन का जो हाइड्रोजन है उसका दूसरा मोनोसैकेराइड सब यूनिट का 4th पोजीशन जो कार्बन है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, इसीलिए इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, अब ये आप सिंपल सा स्ट्रक्चर एनालाइज कीजिए। ठीक है, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आप एनालाइज कीजिए। ये स्ट्रक्चर आपने कहाँ देखा था, ये स्ट्रक्चर हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट पार्ट 1 का जो हमारा सेशन था, उसमें जो मैल्टोज का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, वो स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर है। ठीक है, अब आते हैं एमाइलोपेक्टिन में। एमाइलोपेक्टिन में जो अल्फा 1,4 लिंकेज था वो तो एज इट इज सेम बैठ गया, लेकिन डिफरेंस कहाँ आ गया, डिफरेंस आ गया इसका 1,6 लिंकेज में।
1,6 मतलब पहले रेसिड्यू का फर्स्ट पोजीशन और दूसरे रेसिड्यू का 6th पोजीशन। सो फर्स्ट कार्बन और 6th कार्बन के बीच में ये बॉन्ड बनता है, इसलिए इसे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर दोनों में एक तो पता चल गया कि एमाइलोज में मेरा अल्फा 1,4 का लिंकेज है और एमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 के साथ साथ अल्फा 1,6 का लिंकेज मेरा प्रेजेंट है। अब स्टार्च का बाउंडेशन कैसे बनता है, स्टार्च का जो कंपोजिशन है वो कैसे बनता है, यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पर पहले आता है एमाइलोज। ठीक है, एमाइलोज ये ब्लू वाला सब यूनिट जो देख रहे हैं आप, ये एमाइलोज हो गया, और ब्लैक वाला जो है कलर वो एमाइलोपेक्टिन का। ये बॉन्ड बनता है, ये 1,4 लिंकेज का बॉन्ड बनता जाता है। जैसे ही आफ्टर 24 to 30 सब यूनिट आ गया, ये आपका 1,6 का लिंकेज बनना चालू हो गया। यहाँ पर 1,6 का लिंकेज बनना चालू हो गया। तो सेम स्ट्रक्चर आपका ग्लाइकोजन में भी रहता है। स्टार्च में क्या है? स्टार्च में आपका 24 से 30 सब यूनिट का डिफरेंस रहता है, और ग्लाइकोजन में क्या है आपका 8 से 10 सब यूनिट का डिफरेंस रहता है। ठीक है, अब अगर कार्बन नंबर के हिसाब से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करेंगे तो वो कुछ ऐसा रहेगा कि 3 कार्बन एटम का जो रहेगा उसे हम लोग ट्रायोज कहेंगे, 4 कार्बन एटम का जो रहेगा उसे हम लोग टेट्रोज कहेंगे, 5 कार्बन एटम का पेंटोज, 6 कार्बन एटम हेक्सोज, और 7 कार्बन एटम जो है उसको हम लोग हेप्टोज कहेंगे। तो थोड़ा इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं जो मोनोसैकेराइड्स हम लोग स्टडी किए थे पिछले सेशन में, उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला तो है कि वो कलरलेस है, दूसरा जो है वो सॉलिड फॉर्म है, और कैसा सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तीसरा क्या है कि वो पानी में इजीली सॉल्यूबल हो जाता है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में वो इनसॉल्यूबल है। साथ ही में क्या है? उसका स्वीट इन टेस्ट, मतलब वो मीठा है, आपका जो है मिलेगा वो मीठा रहेगा। ठीक है, अब आते हैं मोनोसैकेराइड्स का जो 2 फैमिली है। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स को हम लोग 2 फैमिली में डिवाइड कर सकते हैं। पहला फैमिली है मेरा एल्डोजेस, और दूसरा फैमिली है मेरा कीटोसिस। एल्डोजेस एंड कीटोसिस। अब एल्डोजेस किसे कहेंगे? एल्डोजेस उस कार्बन चेन को कहेंगे जिसके आखिरी में, मतलब एंड पोजीशन में, जिस कार्बन चेन के एंड पोजीशन में मेरा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। क्या ग्रुप प्रेजेंट रहेगा? कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। इस ग्रुप को थोड़ा ध्यान से इस नाम को देख लीजिए। तो जैसे अगर कार्बन चेन के आखिरी में अगर ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो वो तकरीबन एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाता है, या उसका जो आखिरी में जब कार्बोनिल ग्रुप अटैच होता है तो वो एल्डिहाइड स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है, या एल्डिहाइड ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट करता है। इस मोनोसैकेराइड को हम लोग एल्डोज कहेंगे। अब कार्बोनिल ग्रुप्स किसे कहेंगे हम लोग? जैसे कि हम जानते हैं कि हर कॉमन मोनोसैकेराइड जो पाया जाता है वो अनब्रांच कार्बन चेन है। ठीक है, अनब्रांच मतलब लीनियर, मतलब सीधा, उसमें कोई तरह का किसी ब्रांच नहीं है। जो भी लीनियर कार्बन चेन उसमें रहता है मोनोसैकेराइड में, उसका जो बैकबोन है, मतलब वो जो कार्बन का चेन का ढांचा जो बनता है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बनता है। कैसे बनता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से वो बनता है। और इस ओपन स्ट्रक्चर में जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बन के आता है, उसका एक कार्बन एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट करता है। ठीक है, और वो कार्बन एटम जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड क्रिएट करता है उससे हम लोग कार्बोनिल ग्रुप कहेंगे। क्लियर? एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं कि मोनोसैकेराइड जो है, जो भी कॉमन मोनोसैकेराइड पाया जाता है, उसका जो अनब्रांच कार्बन चेन है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से बनता है, और इसी ओपन चेन जो बनाता है
ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से, इसका एक कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और इसी डबल बॉन्ड को, इसी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, इसको कार्बोनिल ग्रुप कहा गया है। अब कीटोसिस क्या है? एल्डोज में क्या हमने पढ़ा था कि मोनोसैकेराइड के कार्बन के आखिरी कार्बन में जो कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, अगर वो एल्डिहाइड की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा, या फिर अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो वो एल्डोज होगा। उसी तरह कीटोज में क्या डिफरेंस है? वो कार्बोनिल ग्रुप जो आखिरी में ना होकर किसी अदर दूसरे पोजीशन पे हो सकता है, ठीक है, तो वो कीटोन ग्रुप का स्ट्रक्चर पकड़ता है, और इस तरह के मोनोसैकेराइड को हम लोग कीटोज कहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से इसको देखिए, जो दो स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, इसको देखिए। ये कार्बन चेन का आखिरी कार्बन है, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाया है, और साथ में एक सिंगल बॉन्ड में इसका हाइड्रोजन है, तो ये CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसी तरह दूसरा कार्बोनिल ग्रुप जो बना है मेरा कीटोज में, ये एल्डोज बन गया, और कीटोज में जो बना है वो मेरा आखिरी कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, बल्कि बीच वाले कार्बन के साथ मेरा डबल बॉन्ड बनाया गया है, जो कि मेरा कीटोन ग्रुप बना गया है, कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए पहले वाले स्ट्रक्चर को हम लोग एल्डोज कहेंगे, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप बनाया गया है, और उसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आखिरी कार्बन के साथ अटैच है। और दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो है वो हमारा कीटोज ग्रुप में आएगा, क्योंकि उसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है वो आखिरी में नहीं है, वो बीचों बीच में है, जिस कारण से उसमें कीटोन ग्रुप बना है। अब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में पाया जाने वाला 3 कार्बन का जो ट्रायोस है, एक है ग्लिसरॉल्डिहाइड, दूसरा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या है? एल्डो ट्रायोस, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है? कीटो ट्रायोस। इसमें नंबर 1 जो पिक्चर है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का है, किसका है? सॉरी, ग्लिसरॉल्डिहाइड का है, जो एक एल्डो ट्रायोस है, और नंबर 2 पिक्चर जो है वो मेरा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन का है, जो एक कीटोज है, ठीक है। चलिए, इसी तरह का 2 और स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करेंगे। पहला स्ट्रक्चर जो है वो 6 कार्बन एटम का है, ठीक है। किसका है? 6 कार्बन एटम का है। इसमें नंबर 1 पिक्चर जो है वो एल्डोज का है, नंबर 2 पिक्चर जो है वो कीटोज का है। तो एल्डोज में मेरा क्या आ गया? ग्लूकोज आ गया। इसमें भी हम लोग ध्यान से देखेंगे कि एक तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो आखिरी कार्बन के साथ अटैच है और एल्डिहाइड ग्रुप की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसमें दूसरा स्ट्रक्चर जो है, इसमें कार्बोनिल ग्रुप जो है वो दूसरे कार्बन के साथ अटैच के बना हुआ है, जो डबल बॉन्ड बना है वो दूसरे कार्बन एटम के साथ बना हुआ है, और ये एक कीटोन ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कीटोज और एल्डोज का स्ट्रक्चर है वो हमने 6 कार्बन एटम का जो स्ट्रक्चर है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज के साथ हमने स्टडी किया। ये हो गया ग्लूकोज और ये है फ्रुक्टोज। अब आते हैं हम लोग का जो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज सब यूनिट पे। ये नाम आपने सुना होगा, ये हमारे आरएनए और डीएनए का क्या है? बेसिक यूनिट है। सो ये दोनों ही मेरा क्या है? ये दोनों ही मेरा एल्डोज है, ठीक है। अब पहला वाला जो है वो मेरा राइबोज है, और दूसरा वाला जो है वो मेरा डीऑक्सीराइबोज है। आप इसमें देख सकते हैं डिफरेंस। इसमें सेकेंड कार्बन एटम के साथ जो ऑक्सीजन है वो सेकेंड फिगर में नहीं है, वो ऑक्सीजन जो है उधर हट गया है, जिस कारण से पहला वाला फिगर जो है वो राइबोज है, सेकेंड वाला फिगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज है। तो इसमें क्या है? डीऑक्सीराइबोज और राइबोज जो शुगर है वो मोनोसैकेराइड है, वो मेरा दोनों ही एल्डोज ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। बाकी आगे का डिस्कशन हम लोग कार्बोहाइड्रेट के अगले सेशन में लिखेंगे, ओके।
सो गाइज, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो हमें बताइए कमेंट करके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। फेसबुक में फॉलो करने के लिए क्लिक कीजिए facebook.com/savyavachan.sv एंड इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए क्लिक कीजिए instagram.com/savyavachan। तो गाइज़, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।